नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए अमृता प्रीतम जी की कहानी एक निश्वास। कर्मों ने लोटे में लस्सी डलवाई और फिर आधे से भी कम भरे हुए लोटे को देखती हुई बोली, आज बड़ी सरदारिन नहीं दिखती, राजी खुशी तो है। सरदारिन निहाल कौर अभी एक चौके में ही आई थी। चूल्हे पर रखी खीर के नीचे ज्यादा आंच देखकर उसने लकड़ियां पीछे खींच ली थी। क्यारी वीरो, खीर भी क्या इतनी तेज आंच पर बनी है? इसके नीचे बहुत हल्का आंच चाहिए, उसने कहा था। और फिर चूल्हे के पास लकड़ी की पटरी रखकर उस पर बैठकर पतीले में कलछी घुमाने लग गई थी। सुबह दही उसने खुद भी लाया था, पर लस्सी छानते हुए उसने वीरो को कहा था कि वह कुछ पल अब आराम करेगी। जो भी आए वीरो उसे लस्सी देती जाए। शायद औरों ने लस्सी लेते हुए यह बात पूछी थी, पर निहाल कौर नहीं जानता। वह अंदर के कमरे में थी, पर अब जब वह आंगन में थी तो दहलीज के बाहर बैठी कर्मों की आवाज उसने खुद सुनी थी। राजी हूं कर्मो, तू तो ठीक है? निहाल कौर ने अंदर से पूछा। कर्मों ने जल्दी से दहलीज के पास आकर झांका और अपने एक हाथ को माथे से छुआती हुई बोली, जुग जुग जियो सरदारिन, आज तुम्हें देखा नहीं था, मैंने सोचा मेरी सरदारिन ठीक तो है। सभी लोग निहाल कौर की बलाएं लेते थे, कोई नई बात नहीं थी। फिर भी निहाल कौर को लगा कि लस्सी लेते हो कर्मों ने उसे याद किया था, तो जरूर ही कोई बात होगी। तभी जब निहाल कौर ने कर्मों की तरफ देखा तो वह लोटा निहाल कौर की तरफ झुका कर खड़ी हुई थी। निहाल कौर समझ गई। वह वीरों की तरफ देखती हुई बोली, सुना, कर्मों का लोटा भर दिया कर, इसके छोटे छोटे बच्चे लस्सी ही पर तो पलते हैं। राम तुम्हें दुगना दे, तुम्हारे हाथ इतने संतोषी हों कि अनजाने ही दो दो बार लस्सी ढार जाते हैं। लोटे में और लस्सी लेते हुए कर्मा बोली, और चाहे इस समय उसकी तसल्ली देने वाले हाथ वीरों के थे, पर वह कह रही थी निहाल कौर के हाथों को। कर्मों के चले जाने पर निहाल कौर उसकी दी हुई दुआएं भूल गई। उसका कहा हुआ सिर्फ एक शब्द उसे याद रह गया, बड़ी सरदारिन। निहाल कौर एक ही दिन में सरदारिन से बड़ी सरदारिन बन गई थी। मालूम नहीं उसे बड़ी सरदारिन कहने का ख्याल सबसे पहले किसे आया था। शायद सबको एक साथ ही आ गया था। घर की महरी से लेकर कारखाने के सारे मुंशी मुनीम उसे बड़ी सरदारिन कहकर बुलाने लगे थे। यहाँ तक कि घर के मालिक सरदार ने भी कल उसे बड़ी सरदारिन कहकर बुलाया था। और फिर निहाल कौर को ख्याल आया कि परसों उसने खुद ही तो महरी से कहा था कि जाकर छोटी सरदारिन को उसके कमरे से बुला ले। अगर कोई छोटी सरदारिन हो तो बड़ी सरदारिन खुद ही बन जाती थी। निहाल कौर ने सोचा, और फिर कितने ही ख्याल छोटे छोटे धान के दानों की तरह उसके मन में दूध से रंगने लगे। रंगते हुए ख्यालों में एक ख्याल यह भी था कि वीरा जब से इस घर में छोटी सरदारिन बनकर आई थी, तभी से वह रात को सोने से पहले नियम पूर्वक निहाल कौर के कमरे में आती थी और उसकी चारपाई के पाए पर बैठकर उसके पांव को दबाती थी। निहाल कौर ने ना तो बेटी की डोली भेजनी थी और ना बेटी की डोली लानी थी, पर जब उसके हाथों बिहाई वीरो उसके पांव को दबाती तो उसे लगता कि उसने बेटी भी पाली और बहू भी। और निहाल कौर ने एक गहरा सांस लेकर हंसते हुए होठों से अपने आप को मना लिया था कि वीरो उसकी बेटी भी थी और बहू भी। निहाल कौर ने अपने सरदार के दूसरे विवाह के लिए लड़की वीरो खुद ही तलाश की थी। रिश्ते अच्छे घर से भी मिल रहे थे, पर वे सारे सरदार के लिए नहीं मिल रहे थे, सरदार की हवेली के निमित्त थे। सरदार की ढलती हुई उम्र से डरते हुए भी जो भी लोग रिश्ता लेकर आते, वे रिश्ता करने से पहले हवेली को अपनी बेटी के नाम करवा लेना चाहते थे। सरदार अपनी हवेली का वारिस तो जरूर खोज रहा था, पर हवेली का उस औरत के नाम नहीं लिख सकता था जिसकी कोख ने किसी वारिस को जाने कब जन्म देना था, और फिलहाल जिसने वारिस की भविष्यवाणी ही करनी थी। और सरदार ने दूसरा विवाह करने से इनकार कर दिया था, पर इस इनकार में एक निश्वास मिला हुआ था। निहाल कौर ने इस निश्वास को सुना था और इस तरह उसने एक अदने से परिवार की यह वीरो खोजकर अपने सरदार को दे दी थी और उसके बदले में उसका निश्वास खुद ले लिया। एक दिन सरदार ने दीवार में लगी अपनी लोहे की अलमारी खोली तो वह कितनी ही देर खुली अलमारी के सामने खड़ा कुछ सोचता रहा। बड़ी सरदारिन कहाँ गई है? सरदार ने
वीरो से जल्दी से पूछा। बड़ी सरदारिन घर पर नहीं थी। सरदार ने अलमारी को बंद कर दिया और चाबी जेब में रख ली और कारखाने को जाते हुए वीरो से कह गया कि निहाल कौर जब भी घर आए तो वह नीचे से मुंशी को आवाज़ देकर उसे कारखाने से बुला ले। जब निहाल कौर घर पहुंची तो वीरो बाहर के दरवाजे में घबराई हुई बैठी थी। निहाल कौर ने वीरो का हाथ थामा और उसके कंधे दबाए और उसे चारपाई पर लिटाया, पर वीरो कांपते पैरों से चारपाई से नीचे उतरी और निहाल कौर के पांव से लिपट गई। सरदारिन, तुमने मुझे एक दिन बेटी कहा था, मैं तुम्हारी बेटी भी हूँ और बहू भी। आज तुम मुझे अपनी बेटी समझकर बचा लो या बहू। और वीरो बिलख उठी। बिलखते बिलखते वीरो ने निहाल कौर को बताया कि जब कुछ दिन पहले उसका भाई उससे मिलने आया था तो उसके भाई को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वीरो ने उसे कुछ पैसे भी दिए, पर पैसे उसके पास बहुत कम थे, इसलिए उसने सरदार की जेब से चाबी चुराकर लोहे की अलमारी खोली थी और अलमारी में से चांदी के बर्तन निकालकर अपने भाई को दे दिए थे। अरे, यह तो तुम्हारा अपना घर है वीरो, अगर तुम अपने घर को अपने हाथों बर्बाद करोगी। बात अभी निहाल कौर की के मुंह में ही थी कि वीरो तमक कर बोली, यह घर मुझे कभी अपना लगा ही नहीं और ना कभी लगेगा, पर यह मैं तुमसे इकरार करती हूँ सरदारिन, आइंदा मैं इस घर की कोई चीज़ कभी बाहर नहीं दूंगी। मैंने उस दिन गलती की थी और यूं ही कर बैठी, बाद में पछताई भी। तुम्हें तो पता है मेरे विवाह के समय मेरे बाप ने मेरे भाई के कारोबार का वास्ता देकर तुमसे 2000 रुपया मांगा था, तुमने वह दे दिया था। मेरे बाप ने विवाह कर दिया, मुझे बेचने में कसर ही क्या रह गई। 2000 रुपये के लिए मुझे इस बूढ़े खूंटे से बांध दिया गया। बाप और भाई भी क्या सगे हुए? मैं किसी का घर बर्बाद कर उसका घर भी क्यों भरूं? वीरो, निहाल कौर चौंककर वीरो के चेहरे की तरफ देखने लगी। निहाल कौर ने वीरो की लाज रख ली। उसने सरदार से कह दिया कि अलमारी में रखे चांदी के बर्तन पुराने ढप के थे। उसने वह बर्तन निकालकर साथ में कुछ और चांदी मिलाकर सुनार को नए बर्तन बनाने को दिए थे। सरदार की चिंता जाती रही, पर निहाल कौर अब भी वीरो के चेहरे की तरफ देखती तो उसके मन में एक चिंता घर कर जाती। वीरो की काली भंवरें जैसी आंखें थी, रंग की जरा सांवली थी, पर सांवले रंग में जवानी सख्त आटे की तरह गुथी हुई थी। उसकी बाहें बेलना की तरह गोल और सख्त थी। मांस में उंगली का एक पौर भी नहीं गड़ता था। सरदारिन को लगा कि सरदार ने जो निश्वास लेकर उसने अपने जिम्मे लिया था, वीरो ने वही निश्वास अपनी छाती में डाल लिया था और फिर वीरो के पांव भारी हो गए। हवेली बहुत बड़ी थी, पर मुबारक इतनी थी कि हवेली में समाती ही ना थी। सरदार का पैर जमीन पर ही नहीं पड़ता और निहाल कौर वीरो का पैर जमीन पर लगने भी नहीं देती थी। पर लोग ना तो सरदार को इतनी मुबारकबाद दे रहे थे, ना वीरो को। जितनी मुबारकें मिल रही थी वे निहाल कौर को मिल रही थी। मैं इसका जन्म होते ही इसे अपनी गोदी में ले लूं, बाद में मत कहना मैं बड़ी सरदारिन हूँ, तुम छोटी सरदारिन। पहला बेटा बड़ी का होगा, बाद में जो जन्म लेगा वे तुम्हारे। निहाल कौर हंसकर वीरो से कहती। निहाल कौर खुद ही नहीं जान पा रही थी कि उसके मन में जरा सी भी मलाल क्यों नहीं थी। उसने अपने हाथों अपना खाविंद एक पराई औरत को दे दिया था और अब उसने सारी जमीन जायदाद भी एक पराए बेटे को दे देनी थी। अरे ओ टोना हारिन, मैंने कैसे तुम्हें अपनी बेटी और बहू कहा था। मैं इस समय सचमुच एक माँ की तरह खुश हूँ। मुझे कभी यह याद ही नहीं रहता कि तू मेरी और निहाल कौर की इस बात को वीरो बीच में ही हंसकर कहती। सरदारिन, मैं बेशक तुम्हारी और कुछ लगती हूँ या नहीं, पर यह तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी सौत तो नहीं लगती। निहाल कौर ने बड़े से जो झूला बनवाया उस झूले में चांदी के घुंघरू बांधे। सच्चे रेशम की उसने छोटी सी रजाई बनवाई। शहर का एक अंग्रेज अफसर 1 महीने की छुट्टी पर विलायत जा रहा था। विलायती स्वेटर रेशम जैसे मुलायम होते, निहाल कौर ने कहा, और अंग्रेज से 2 छोटे छोटे स्वेटर विलायत से लाने की बात पक्की कर ली। अपने समय में निहाल कौर ने खुद को दाइयों को भी दिखाया था और बड़े शहरों में जाकर डॉक्टरों को भी, पर उसने अपने समय में कभी किसी देवता की मनौती नहीं की थी। वीरों को जब पूरे 3 दिन कमर में दर्द होता रहा और फिर एक दिन जब जरा सा खून का दाग भी नजर आया तो निहाल कौर ने पहली बार अपनी जिंदगी में मनौती मानी। यह मान का समय था। वीरो चाहती तो अब देश देश की चीज़ों की फरमाइशें कर सकती थी। सरदार उसकी एक आवाज़ के लिए अब उसका चेहरा ताकता रहता।
पर निहाल कौर जानती थी कि अब भी वीरो अचार के एक छोटे से टुकड़े के लिए झिझककर 2-4 बार उसका ही चेहरा निहारती थी। इसलिए निहाल कौर खुद ही वीरो की इच्छाओं का ध्यान रखती। इन सारे दिनों में वीरो ने अपने मुंह से जोर देकर किसी बात को कहा था तो सिर्फ इतनी सी कि आंगन में रस्सी से टंगे हुए शलजमों के हार उतारकर परे रख दिए जाए। इन्हें देखकर मेरे मन में कुछ होता है। शलजमों का लटकना इस तरह लगता है जैसे किसी की चमड़ी लिजलिजा गई हो, वीरो ने कहा था और सूखते हुए शलजमों को देखती हुई उबकाई आने लगती थी। फिर वीरो के मन में जाने क्या आया। जब उसे 9वां महीना आया तो उसने जिद पकड़ ली कि वह अपने मायके जाकर ही प्रसूत काल काटेगी। सरदार उसकी जिद नहीं मान रहा था। निहाल कर उससे मिन्नतें कर रही थी, पर वीरो ने एक ही जिद पकड़ रखी थी कि उसके गांव की एक बूढ़ी दाई बहुत सियानी है, उसे सिर्फ उसी दाई पर भरोसा है और किसी पर नहीं। और उसका विश्वास था अगर वह यहीं रहेगी तो शहरी डॉक्टरनियों के हाथों में मर जाएगी। यह डर तो बड़ी बुरी बला है। डॉक्टरों ने भी सरदार को राय दी, पर सरदार के मन में दूसरा डर था। वह निहाल कौर को अलग से ले जाकर बोला, मुझे डर है कि अगर उसे वहाँ लड़की हुई तो वह किसी लड़के को उससे बदल देगी। मैंने पहले ऐसी कई बातें सुनी हैं। उसे लालच है कि अगर लड़का हुआ तो बड़ा होकर जायदाद का वारिस होगा। तो फिर इसका तो एक ही इलाज है, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। मेरे पास रहते हुए तो कुछ नहीं कर सकेगी। निहाल कौर ने कुछ सोचने के बाद कहा और सरदार मान गया। वीरो ने कोई आपत्ति ना की। निहाल कौर ने घर की मैरी को भी खिदमत में साथ ले लिया था और वीरो को साथ उसके मायके चली गई। वीरो का प्रसव कठिन नहीं था। वह भर जवान थी और तंदुरुस्त भी। उसकी माँ और भाभी चुटकी काटती हुई उसे कहती, यूं ही डरे जा रही थी, जन्म देने में क्या लगता है, एक बार चीख भर दिया बस बेटे ने जन्म ले लिया। निहाल कौर वीरो के मायके पर किसी तरह भी भार ना बनी, खुले हाथ खर्च करी। घर के सब लोग उसे सरदारीन सरदारीन कहते अगाथे ना थे। निहाल कौर हंसकर कहती, एक बार चीख दिया कि बेटे ने जन्म लिया, पर अगर बेटी को जन्म देना हो तो? वीरो की भाभी खिलखिलाकर हंसती हुई कहती, 2 बार चीखने से बेटी को जन्म दिया जा सकता है? बेटी के लिए 2 चीखे? निहाल कौर हंसकर पूछती। एक चीख पीड़ा की और एक चीख गम की। वीरो की भाभी कहती, खुशी तो बेटी की होती है, बेटों की होती है, बेटियों की क्या खुशी? निहाल कौर के दिल में एक गहरी टीस उठी। उसने सोचा, मैंने जिंदगी में एक बार चीख कर देखा ना 2 बार, पर उसने अपने मुस्कुराते हुए होठों से अपनी कसक को इस तरह पी लिया कि उसका दर्द भी उसके चेहरे को देखकर लज्जित होकर रह गया। और फिर जिस रात वीरो की प्रसव पीड़ाएं शुरू हुई तो दांतों तले दबे उसके जवान होठों ने उन पीड़ाओं को इस तरह सह लिया कि किसी को खबर भी नहीं। सिर्फ एक बार उसकी एक चीख सुनाई दी तो वीरो के सिरहाने बैठे निहाल कौर की तरफ देखकर दाई ने कहा, सरदारीन मुबारक हो, आओ तुम्हारे झोली बेटे से भर दूं। निहाल कौर ने बेटे को भी आंचल में ले लिया और मुबारकबाद को भी। पर सुबह होते ही जब वह सरदार को तार भेजने लगी तो वीरो ने निहाल कौर को अपने पास बुलाकर अपने दोनों हाथ उसके पांव पर रख दिए और बोली, सरदारीन मैं दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ पर तुमसे नहीं। यह लड़का तुम्हारे सरदार का नहीं है। वीरो, निहाल कौर को लगा जैसे उसकी जबान लड़खड़ा कर रह गई हो। हाँ, मैं सरदार की किसी तरह ऋणी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। अगर यह लड़का सिर्फ सरदार के आंगन में खेलता तो मुझे कोई उजर नहीं था, पर इसे मैं तुम्हारी झोली में नहीं डाल सकती। यह तुम्हारी झोली के योग्य भी नहीं है। क्या कह रही हो वीरो? किया तो मैंने हंसी हंसी में था। शायद हंसी को समय इस तरह डसता है। सच कहती हूँ, मुझे अपने लिए कोई पछतावा नहीं। अगर दिल में पछतावा है तो वो तुम्हारे लिए। वीरो, तुम्हें याद होगा कि मैं पिछले साल एक बार मायके आई थी। आपका मुंशी मेरे साथ आया था मुझे मायके मिलाकर ले जाने के लिए। यह सारे गांव में यह बात फैली हुई थी कि मेरे बाप ने रुपया लेकर मेरा विवाह एक बूढ़े सरदार से कर दिया। सरदार कभी इस गांव में आया नहीं। मेरा बाप ही मुझे आपके शहर ले गया था और गुरुद्वारे में विवाह कर मुझे आपके घर छोड़ आया था। मेरे गांव आने पर हर कोई मुझसे पूछने लगा कि मेरा सरदार कितना बूढ़ा है। मुझे जाने क्या सूझा, मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया कि मेरा विवाह बूढ़े से नहीं हुआ। आपका मुंशी बड़ा जवान था और सुंदर भी। उसे दिखाकर मैंने उनसे कहा कि यही मेरा घरवाला है। सारी की सारी बस्ती हैरान होकर रह गई। मुंशी को भी मैंने यह बात बता दी। मुंशी ने भी झूठ को ओढ़ लिया। जब मेरी सहेलियों ने उससे समय बुंदे की मांग की तो अपने सुनार से चांदी के बुंदे खरीदकर उन्हें दे दिए। 5-6 दिन मैं यहाँ रही। रोज हंसते हंसते मुझे भी यह महसूस होने लगा कि मेरा विवाह उसी के साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं।
कौन? हमारा मुंशी मदन सिंह? मैं अब लौटकर सरदार के घर नहीं जाऊंगी, ना ही लड़के को ले जाऊंगी, इसलिए जिद पकड़कर मैं यहाँ आई हूँ। मेरा किया मेरे सामने आएगा। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती सरदारिनी, बस एक बात मांगती हूँ कि सरदार को उस मुंशी का नाम ना बताना, नहीं तो मुंशी को वह नौकरी से निकाल देगा। पर मदन सिंह तो विवाहित है वीरो, उसके घर में 2 बच्चे हैं, इसलिए वह डरता है कि सरदार को पता चल गया तो उसकी नौकरी भी जाती रहेगी, और उसने कौन सा मुझे अपने घर में बसाना है कि मैं उसकी नौकरी छुड़वाऊँ। वह जहाँ रहे खुश रहे। मैंने एक बार देखा तो सही कि जवान आदमी होता कैसा है। निहाल कौर ने घबराकर आंखें बंद कर ली, और फिर जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा वीरों की झोली में पड़ा हुआ उसका बेटा उसकी छाती से दूध पीने के लिए मुंह बिरा रहा है। और निहाल कौर को लगा सरदार का जो निश्वास उसने अपने जिम्मे लिया था और वीरों ने उसके वही निश्वास लेकर अपनी छाती में रख लिया था, वह लड़का वीरों की छाती में से उसी निश्वास को पीने की कोशिश कर रहा है।